स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग शुरू करते हैं बेटा आप कंडक्टेंस के बारे में कि सॉल्यूशन के अंदर कंडक्टेंस कैसे होता है, सॉल्यूशन के अंदर कंडक्शन कैसे होता है। आपने देखिए मेटेलिक कंडक्शन तो देखा ही है, आप फिजिक्स में मेटेलिक कंडक्शन के बारे में जानते ही हैं। चलिए हम यहाँ पर और ये देखते हैं कि सॉल्यूशन में कंडक्शन कैसे होता है। लेट्स सी दिस थिंग। देखिए मेटेलिक कंडक्शन में आपने देखा था कि मेटेलिक कंडक्शन में एक रॉड आप लेते थे, उस रॉड मान लीजिए ये मेटेलिक रॉड है और इस मेटेलिक रॉड में जो मेटेलिक कंडक्शन होता था, दिस इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसमें जो अवेलेबल फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते थे ना, उसकी वजह से होता था। सो दिस इज ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। पहला पॉइंट आया, दिस इज ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और यहां पर पहला पॉइंट आया, दिस इज ड्यू टू आयंस। ये आयंस की वजह से होता है। जो सॉल्यूशन में आयंस प्रेजेंट होते हैं ना, जो सॉल्यूशन में आयंस प्रेजेंट होते हैं, जो सॉल्यूशन के अंदर कंडक्शन होता है, सॉल्यूशन के अंदर जो करंट का फ्लो होता है, वो वहां पर आयंस की वजह से होता है, जबकि मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता था। अब ये ऑब्वियसली यहाँ पर जब आप एक मेटल लेते थे और उस मेटल में आप ये करते थे कि भाई ये मेटल है, इस मेटल का ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये यहाँ पे लेंथ है उसकी, और उस लेंथ के यहाँ जो रेजिस्टेंस पैदा होगा, ये मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा, तो यहाँ एक रेजिस्टेंस पैदा होगा। ये रेजिस्टेंस जो पैदा होगा दैट विल बी, ऑब्वियसली रेजिस्टेंस पैदा होता है, सबका डिटेल तो आप फिजिक्स में जान ही चुके हैं। सो दैट रेजिस्टेंस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। इस तरीके से इन दोनों को आप कनेक्ट करते थे और ऐसे आता था एल अपॉन ए। फिर वहां पे एक कांस्टेंट आता था, दैट इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, उसको हम ये कहते थे बेटा आर, या रेजिस्टिविटी कहते थे। बिल्कुल वैसे यहाँ पर जब आप एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल सॉल्यूशन को किस में लेंगे, आप सॉल्यूशन को आप किसी एक सेल में लेंगे। सॉल्यूशन में ये आपकी जो उनकी सेल्स की ये प्लेट्स होंगी, तो ये जो प्लेट एरिया, इस सेल का जो प्लेट एरिया है ना, ये जो होगा यहाँ पर, ये प्लेट एरिया होगा बेटा। ये एरिया यहाँ पर प्लेट एरिया होगा। उस प्लेट एरिया से हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे, और उस सेल में ये आपका जो ये इलेक्ट्रोड्स हैं, और इन इलेक्ट्रोड्स के बीच की जो डिस्टेंस है, दिस विल बी कॉल्ड एज एल। यहाँ पर जो एल है वो डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स कहलाई जाएगी। डिस्टेंस बिटवीन एल जो होगा वो डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड होगा। अब फॉर्मूला यहाँ पर जो सॉल्यूशन के अंदर रेजिस्टेंस डेवलप होगा, उस सॉल्यूशन के अंदर डेवलप्ड रेजिस्टेंस का फॉर्मूला भी होगा बिल्कुल सिमिलर यही। यहाँ सॉल्यूशन के अंदर भी कहानी सब यही है, बस इतना समझिए कि यहाँ पर उस रॉड का ये क्रॉस सेक्शनल एरिया था, उस रॉड की ये लेंथ थी। जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना ज्यादा, और जितना ज्यादा ये ए छोटा दिखा लो या बड़ा दिखा लो, जैसा भी आपको लगे, ए कर लो, बड़ा कर लो, छोटा कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यहाँ पर हमने ए बड़ा कर लिया, यहाँ पे छोटा कर लिया, कोई इशू नहीं है, वो ए बड़ा छोटा दो भी करना चाहो। तो दैट विल बी, इसका जो फॉर्मूला यहाँ पे ड्राइव होगा, वो फॉर्मूला भी बेटा कुछ इसी तरह से होगा कि आर जो रेजिस्टेंस पैदा हुआ दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। ए इज द प्लेट एरिया, एल इज द डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। ये आपकी जो, फिर से मैं एक बार बता दूं, ये आपका सेल है, इस सेल के अंदर, इस सेल के अंदर ये इलेक्ट्रोड्स हैं, इन इलेक्ट्रोड्स के जो प्लेट एरिया है वो ए है, और इन इलेक्ट्रोड्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो एल है। तो यहाँ जब सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन में जो करंट फ्लो होगा, ऑब्वियसली करंट जैसे बाहर से कनेक्ट किया जाएगा और फिर करंट फ्लो होगा, है ना। तो जो करंट फ्लो होगा, उस करंट में ऑब्वियसली वहां पर जब चीज कहीं पे कोई चीज फ्लो होता है तो फ्लो को रोकने के लिए रेजिस्टेंस भी होता है। तो जो रेजिस्टेंस होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए एल, मतलब एल, ठीक। तो ये आपका ये ऐसे ही निकल के आएगा। मैं आपको बताऊं कि एक स्पेसिफिक बात कि एल अपॉन ए का जो ये रेशियो होता है, ये किसी पर्टिकुलर सेल के लिए फिक्स होता है। तो ऑब्वियसली उसके लिए हम इसे कांस्टेंट ऑफ सेल या सेल कांस्टेंट के नाम से जानते हैं।
ये हमारा कांस्टेंट ऑफ सेल या सेल कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से R इज इक्वल टू हो जाएगा रो L/A। जो रो होगा दैट विल बी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, वो आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगा। और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को हम रेजिस्टिविटी भी कह सकते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी कह सकते हैं इसे बेटा, इससे हम रेजिस्टेंस कह सकते हैं, ठीक है। सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कंडक्टेंस, जो कंडक्टेंस होगा ना दैट विल बी C, जो कंडक्टेंस होगा दैट विल बी इज इक्वल टू 1/R। तो 1/R होगा, कंडक्टेंस का मतलब होगा 1/R। और याद रखिएगा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस जिसे हम कप्पा से रिप्रेजेंट करेंगे, कप्पा, दैट विल बी इज इक्वल टू 1/ρ। इसी स्पेसिफिक कंडक्टेंस को हम कंडक्टिविटी भी कह सकते हैं। समझ गए? अब जरा आप बात को समझिएगा। आप जैसे कह रहे हैं कि कप्पा कंडक्टिविटी, तो जरा समझिए, इसी रिलेशन को आप उल्टा कर दीजिए। 1/R इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 1/ρ, ये हो जाएगा आपका A/L। या आप दूसरी तरफ इसको ऐसे कर लीजिए, दिस विल बी इज इक्वल टू 1/ρ, ऐसे कर लीजिए, 1/R इंटू L/A। ये बहुत यूज का फॉर्मूला है, सबसे ज्यादा यूज का फॉर्मूला ये होता है। यहां से देखिए क्या मतलब निकल के आया। ये जो 1/ρ का मैंने अभी पहले ही आपको बता दिया, 1/ρ आपका कप्पा है। ये जो कंडक्टिविटी है, ये कंडक्टिविटी यानी 1/ρ जो है दैट विल बी इज इक्वल टू कंडक्टेंस। ये देखिए 1/R को मैं क्या लिख सकता हूं, ये 1/R है। दिस 1/R कैन बी रिटन एज, ये 1/R है, इस 1/R को मैं कंडक्टेंस कह सकता हूं। अभी भी मैंने बोला था कि 1/R आपका कंडक्टेंस होता है एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस 1/ρ होता है। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस को हम कंडक्टिविटी भी कह सकते हैं। और इस तरीके से ये कंडक्टेंस और ये L/A क्या अभी मैंने बोला था, सेल कांस्टेंट। सो दिस कैन बी रिटन डाउन एज सेल कांस्टेंट। यहाँ से आप चीजों को ऐसे निकाल सकते हो, 1/ρ की वैल्यू को इस तरीके से। और स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कप्पा जो भी कहना चाहो इसे आप कह सकते हो। अंडरस्टैंड? तो इस तरह के फॉर्मूले आपके सामने आएंगे। इस तरह के फॉर्मूलों पर बेस्ड क्वेश्चन भी हम कर सकते हैं। वैसे देखो हम यूनिट्स के बारे में डिस्कशन करना भूल गए। क्या जरूरत है यूनिट्स के बारे में डिस्कशन करने की? ऑब्वियसली आर को सब जानते हैं, ओम होता है। तो 1/R मोह होता है, ओम इनवर्स है ना। बिल्कुल उसी तरीके से चीजें होती चली जाएंगी। रो की वैल्यू जहां तक करें तो रो क्या होता है आप ये सब भी जानते हो। रो क्या होता है, रो क्या होता है, 1/ρ क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होगा। ये मोह है, ये पर ये मीटर स्क्वायर, ये मीटर है। तो उस तरह से वो चीजें निकल आएंगी अपने आप। यूनिट्स तो आप सब लोग मुझे लगता है इजीली कैलकुलेट कर लोगे, और इजीली कैलकुलेट करना आपको आता होगा यूनिट्स के बारे में। इस पर मुझे कुछ खास टिप्पणी नहीं करने की जरूरत लगती है। इस पर कुछ खास वर्कआउट करने की जरूरत नहीं लगती है। लेट्स डू अनदर थिंग, हम इसको एक और नजरिए से देखते हैं। एक दो क्वेश्चन करेंगे तो और भी चीजें बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएंगी। जेई और मेंस में आने वाले क्वेश्चंस का अगर हम डिस्कशन कर लें तो हमारे लिए ये चीजें बहुत ही आसान हो जाएंगी। एक क्वेश्चन है मेरे सामने, इसमें दिया हुआ है आपका इसी रिलेशन पर, जो रिलेशन मैंने अभी आपको बताया ना, इसी रिलेशन पे एक चीज दी गई है।
उसी को हम पहले निकालेंगे, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा मोलर कंडक्टिविटी का यूज और कर लिया है। हम लोग अभी तक कंडक्टिविटी पे पहुंचे हैं, तो एक काम करते हैं कि जब हम कंडक्टिविटी पे पहुंच ही गए तो हम अब बात कर लेते हैं मोलर कंडक्टिविटी की और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की। पूरी बात करें तभी क्वेश्चन करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो अभी हमने बात की थी कंडक्टिविटी की बेटा, जिसे हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस कह रहे थे, और कंडक्टिविटी को हमने रिप्रेजेंट किया था कप्पा से, राइट। अब ये कंडक्टिविटी को दो तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक हो सकता है मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, और दूसरी हो सकती है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ये दोनों वर्ड बहुत इस्तेमाल होते हैं। क्वेश्चन थोड़ा मिक्स करके था, इसलिए मैंने कहा दोनों को ले लेता हूं ताकि आप चीजों को बेहतर तरीके से समझ पाएं कि क्या होता है। ये आपका मोलर कंडक्टिविटी है, जो मोलर कंडक्टिविटी कैप एम से रिप्रेजेंट होती है बेटा, कैप एम से रिप्रेजेंट होती है। मोलर कंडक्टिविटी एट द कॉन्सेंट्रेशन सी कॉन्सेंट्रेशन पर हम ले रहे हैं उसे, और ये आपका मोलर कॉन्सेंट्रेशन है। ये इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऐसे एट द सी कॉन्सेंट्रेशन, इसको ऐसे लिया जा रहा है। इक्विवेलेंट कॉन्सेंट्रेशन, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इससे रिप्रेजेंट होगी, और मोलर कंडक्टिविटी आपकी इससे रिप्रेजेंट होगी। सवाल उठा कि ये दोनों कैसे होते हैं, किस तरह से रिप्रेजेंट होते हैं, क्या मतलब होता है इनका। देखिए, द कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट ड्यू टू 1 मोल ऑफ आयन is called as molar conductivity। मोलर का मतलब कंडक्टिविटी पर मोल, कंडक्टिविटी पर मोल, सिंपल कंडक्टिविटी पर मोल 1 मोल ऑफ आयन। अच्छा, ये क्या मतलब हुआ, द कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट ड्यू टू 1 इक्विवेलेंट ऑफ आयंस, 1 इक्विवेलेंट ऑफ आयंस, यानी कि कंडक्टिविटी पर इक्विवेलेंट ऑफ आयंस कॉल्ड एज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। थोड़ा सा फर्क आया है, याद रखिएगा कि ये जो कंडक्टिविटी है या ये चीजें हैं, ये मोलर कंडक्टिविटी, ये फिक्स हो गई। ये आपकी कौन सी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हो गई, क्योंकि ये मास पे डिपेंड नहीं कर रही। इन्होंने पर मोल डिफाइन कर दिया है, ये पर जिसमें लग जाता है ना वो इंटेंसिव बन जाती है। आपको मैंने थर्मोडायनेमिक्स में बताया था। जबकि सिंपल कंडक्टिविटी आपकी एक्सटेंसिव है, याद रखिएगा, ये आपका सिंपल कंडक्टिविटी एक्सटेंसिव है, क्योंकि ये सिंपल कंडक्टिविटी आपकी मास पे डिपेंड कर रही है, लेकिन ये चीजें इंटेंसिव है क्योंकि ये मास पे डिपेंड नहीं, इनको आपने पर इक्विवेलेंट या पर मोल पे फिक्स कर दिया, पर जिसके ऊपर लग गया वो इंटेंसिव बन गया। सवाल इस बात का उठा कि ये सर मोलर कंडक्टिविटी जो आप ऐसे दिखा रहे हैं, इसका मतलब क्या है। चलिए इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब होता है कप्पा इंटू वी, कप्पा इंटू वी इसका मतलब होता है। इसको हम ऐसे सॉल्व करते हैं कप्पा इंटू वी से, और इसको भी हम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जैसे ये होता है तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को भी हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं, कप्पा इंटू वी। ठीक है, ये वी यहाँ पर ml में है बेटा। सो हियर वी आर ऑब्जर्विंग v in ml। अब जरा मुझे बताइए, जैसे आप मोलर कंडक्टिविटी की बात कर रहे हो, तो कंडक्टिविटी ड्यू टू 1 मोल्स, मोलैरिटी बराबर क्या होता है, मोलैरिटी बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इनटू 1000, यही तो होता है। अब अगर आपके नंबर ऑफ मोल्स 1 हैं, यानी कि पर मोल के लिए डिफाइंड है, तो व्हेन इट इज डिफाइंड फॉर पर मोल, तो आप मुझे बताओ कि v ml जो बराबर आएगा वो किसके आएगा, 1 इंटू 1000 अपॉन m। क्या नाउ यू कैन पुट v ml इन प्लेस ऑफ v ml यू कैन पुट 1000 अपॉन m, अंडरस्टैंड। और ये इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है, तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के लिए कौन डिफाइंड होता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट से कौन सी कॉन्सेंट्रेशन डिफाइंड होती है, दैट इज नॉर्मेलिटी। इसका मतलब नॉर्मेलिटी विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इनटू 1000 अपॉन v ml। अब आप जरा समझिए इस बात को। यहां पर हमने जो कंडक्टिविटी को डिफाइन किया है वो कितने पे डिफाइन किया है, पर इक्विवेलेंट पे डिफाइन किया है, यानी कि एक इक्विवेलेंट के लिए डिफाइन किया है। इट मींस यहाँ पर जो v ml निकलेगा दैट विल बी इज इक्वल टू एक इक्विवेलेंट है इनटू 1000 अपॉन m। तो जब आप इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की जगह पर v को रखना चाहोगे आप 1000 अपॉन m रखोगे, और जब आप मोलर कंडक्टिविटी में v की जगह पर रखना चाहोगे तो आप 1000 अपॉन m रखोगे, वहां पे n रखोगे। इसका मतलब इन दोनों का यूज करते हुए अगर मेरा फॉर्मूला बना, तो मोलर कंडक्टिविटी का जो फॉर्मूला बना वो बना कप्पा, और v की जगह मैं अब लिख सकता हूं 1000 अपॉन m। ये बड़ा काम की चीज है भाई, दिस इज, ये आपके बहुत ही काम की चीज है, बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही काम की चीज है। इसको हम देखते हैं।
और अगर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की मैं बात करूं, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को यहाँ पे रखना चाहूँ मैं, if I am taking equivalent conductivity at the concentration of this, so this is kappa और V की जगह पर आप 1000/n रख दीजिए। इस तरीके से आप इसे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कप्पा इंटू 1000/n, कप्पा इंटू 1000/m। तो ये इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हो गई, याद रखिएगा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हो गई। तो आपने इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकाली, मोलर कंडक्टिविटी निकाली। अब किसी सॉल्ट के लिए अगर तुम्हें इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी लिखनी है तो कैसे लिखोगे, और किसी सॉल्ट के लिए अगर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी लिखनी है तब कैसे लिखोगे, और अगर मोलर कंडक्टिविटी लिखनी है तब कैसे लिखोगे, इसका भी तरीका, हाउ टू राइट फॉर अ सॉल्ट इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। देखिए सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि जो ये तरीका है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि लिखा जा सकता है, दैट इज बेसिकली एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। लेकिन इसको समझने के लिए हमें खौरोश लॉ को समझना पड़ेगा। चलिए खौरोश लॉ को पहले समझते हैं। ये इक्विवेलेंट या मोलर कंडक्टिविटी है किसी सॉल्ट की, किसी मॉलिक्यूल की, किसी कंपाउंड की, किसी सब्सटेंस की। अब हम बात करते हैं यहाँ पर आयनिक कंडक्टिविटी की। याद रखिएगा आयनिक कंडक्टिविटी। देखिए तो आयनिक कंडक्टिविटी, आयंस की कंडक्टिविटी को चलिए अब मैं बात करता हूं। ये हमने सब्सटेंस की कंडक्टिविटी की बात कर ली, अब हम आयनिक कंडक्टिविटी की बात कर लेते हैं। आयनिक कंडक्टिविटी बेटा रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा, आयनिक कंडक्टिविटी रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा। अब जैसे मान लीजिए अब किसी कैटायन की कंडक्टिविटी लिख रहे हो, तो किसी कैटायन की कंडक्टिविटी उसकी मोबिलिटी इंटू एफ फैराडे कांस्टेंट उसके बराबर होगी। किसी एनायन की कंडक्टिविटी लिखो तो दैट इज विल बी मोबिलिटी ऑफ एनायन इंटू एफ, इसके बराबर होगी। सवाल उठा ये म्यू सी क्या है, ये म्यू ए क्या है, ये मोबिलिटी ऑफ कैटायन है, ये मोबिलिटी ऑफ एनायन है। तो यहां से सवाल उठा कि आखिर ये आयनिक मोबिलिटी क्या है, ये म्यू क्या है। ये पता चला ये आयनिक मोबिलिटी है। सवाल उठा ये आयनिक मोबिलिटी क्या है, तो मैंने कहा आयनिक मोबिलिटी इज बेसिकली आयनिक वेलोसिटी डिवाइडेड बाय पोटेंशियल ग्रेडियंट dv अपॉन dl, पोटेंशियल ग्रेडियंट। अगर आप कैटायन की कंडक्टिव मोबिलिटी, आयनिक मोबिलिटी की बात करोगे तो वेलोसिटी ऑफ कैटायन डिवाइडेड बाय द पोटेंशियल ग्रेडियंट। अगर आप एनायन की मोबिलिटी की बात करोगे, एनायन की मोबिलिटी की बात करोगे तो वेलोसिटी ऑफ एनायन डिवाइडेड बाय द पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो यहां पर ये आपकी पोटेंशियल ग्रेडियंट इस तरीके से ये आ जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहां पर हमने शुरू किया कंडक्टिविटी ऑफ आयंस क्या है। अभी तक हम बात कर रहे थे कंडक्टिविटी ऑफ सब्सटेंस, कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्ट, कंडक्टिविटी ऑफ मॉलिक्यूल। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कंडक्टिविटी ऑफ आयंस। हमने कंडक्टिविटी ऑफ आयंस को ऐसे रिप्रेजेंट किया, C फॉर कैटायन, A फॉर एनायन। ये कंडक्टिविटी किसी कॉन्सेंट्रेशन पर है, ऑब्वियसली मोबिलिटी किसी कॉन्सेंट्रेशन पे होगी। जब वहां पे कुछ और रिप्रेजेंट नहीं होता तो यही होता है। सवाल उठा कि मोबिलिटी हमारी डिफाइंड हो गई, मोबिलिटी के साथ कंडक्टिविटी डिफाइन हो गई, मोबिलिटी के साथ वेलोसिटी डिफाइंड हो गई। याद रखिएगा हम किसी भी आयन की मोबिलिटी, जैसे कंडक्टिविटी की बात करते हैं किसी सॉल्यूशन के अंदर, तो सबसे पहली बात तो ये है कि उसकी आयन की स्पीड की बात की जाए। जितना तेजी से वो आयन मूव करेगा तो वही तो उसकी स्पीड कह रहा है कि अब ये जो स्पीड है, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय आयन पर सेकेंड अंडर वन पोटेंशियल ग्रेडियंट इज कॉल्ड द मोबिलिटी ऑफ दैट आयन। ये मोबिलिटी जो कहलाई गई, मोबिलिटी से क्या निकला, मोबिलिटी से फैराडे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया तो वही आयन की कंडक्टिविटी बन गई। और आयन की कंडक्टिविटी को अगर हम ऐड कर लें तो वो मॉलिक्यूल की कंडक्टिविटी बन जाएगी। समझ गए। और वही मॉलिक्यूल की कंडक्टिविटी मोलर कंडक्टिविटी के फॉर्म में भी आ सकती है और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की फॉर्म में भी आ सकती है। लेकिन आयंस की कंडक्टिविटी से अगर मॉलिक्यूल की कंडक्टिविटी पे आना है तो हमें खौरोश लॉ का यूज करना पड़ेगा। खौरोश लॉ ने क्या बोला है वो मैं आपसे बात करना चाहूंगा, अकॉर्डिंग टू खौरोश लॉ। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे खौरोश लॉ।
पहले देख लीजिएगा फोरोश लॉ, हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे फोरोश लॉ का। और फोरोश लॉ ये कहता है बेटा कि आप एक काम करिए, बस एक काम करिए, फोरोश लॉ ये कहता है कि अकॉर्डिंग टू फोरोश लॉ एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और जीरो कॉन्सेंट्रेशन, आप ऐसे बोल दो ना, जीरो कॉन्सेंट्रेशन कोई तो हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन कहते हैं कि जब कॉन्सेंट्रेशन हमारी जीरो की तरफ टेंड कर रही हो, यानी कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो बहुत ही डाइल्यूट होता चला जा रहा है, डाइल्यूट होता चला जा रहा है, डाइल्यूट होता चला गया, डाइल्यूट होता चला गया, इसका मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे अगर हो रहा हो, इन दैट सिचुएशन जो आयंस की कंडक्टिविटी का सम है, अगर उनको ऐड कर लिया जाए तो वही उस मॉलिक्यूल की कंडक्टिविटी के इक्वल हो जाएगा। जैसे मैं बात करूं, अगर इफ आई एम टॉकिंग अबाउट जीरो कॉन्सेंट्रेशन, द कंडक्टिविटी ऑफ मॉलिक्यूल और सब्सटेंस, द कंडक्टिविटी ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू सम ऑफ, अब ये पूरा डेफिनेशन, ये पूरी लैंग्वेज आप खुद लिख लीजिएगा, conductivity of substance is the sum of conductivity of its ions, conductivity of its ions, conductivity of its ions at infinite dilution, at infinite dilution, हम इसकी बात करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स यहां पर हम बात कर लेंगे, जैसे मान लीजिए ये आया ऐसे, मान लीजिए हम कंडक्टिविटी किसी की इनफाइनाइट यानी कि जीरो कॉन्सेंट्रेशन, पहले कॉन्सेंट्रेशन सी दिखा रहे थे, हमने जीरो कॉन्सेंट्रेशन दिखाया, जीरो कॉन्सेंट्रेशन पे मान लीजिए that will be sum of conductivity of ion at zero concentration of CH3CO minus, क्योंकि आयन की कंडक्टिविटी तो लैम्डा से दिखाएंगे, जीरो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, यानी कि H प्लस की और CH3CO माइनस की अगर जीरो कॉन्सेंट्रेशन पे यानी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे अगर कंडक्टिविटी ली जाए तो वो कंडक्टिविटी उन दोनों का सम, उनके आयंस की कंडक्टिविटी का सम उसके मॉलिक्यूल की कंडक्टिविटी के इक्वल हो जाएगा। समझ गए? अभी मॉलिक्यूल की कंडक्टिविटी हमारी दो तरह की हो सकती है, वन इज मोलर कंडक्टिविटी, अदर वन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इसको भी लिखने का तरीका अपना अलग अलग है, अभी मैं आपको उसको भी बताता हूँ। एक और एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर BaCl2 ले लिया, या NaOH ले लिया होता है या NaCl ले लिया होता है, तो ये कंडक्टिविटी ऑफ Ba2 प्लस और ये 2Cl में टूटेगी ना, तो 2 और कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस, सब ये जीरो कॉन्सेंट्रेशन पे। देखिए ये जो लिखा गया ना, ये 2 यहाँ पर आएगा या ये 1/2 आएगा या ये 1 आएगा, ये डिसाइड क्या होगा, ये डिसाइड होगा बेटा, अब देखिए मैं आपको बताऊं, ये मैंने लिख दिया नॉर्मली, लेकिन एक्चुअली मैं बताऊं आपको क्या है, ये मोलर कंडक्टिविटी है। अगर मैं इसे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी लिख देता ना तो ये गलत हो जाता। ये क्या मसला है, चलिए इस मसले को समझते हैं कि अगर मोलर कंडक्टिविटी को लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे। मोलर कंडक्टिविटी को लिखना होगा तब कैसे लिखेंगे, लेट्स सी दिस थिंग। तो मोलर कंडक्टिविटी में अगर हम चीजों को देखें, जैसे मैंने अभी देखा आपको, तो वो मोल्स के टर्म में देखे, मोल्स के टर्म में आपको देखना होगा। और इसी मैंने एक एग्जांपल, अभी छोटा सा एग्जांपल लिया था BaCl2 का, चलिए इसी को लिख लेते हैं फिर से।
ये Cl2 आपका जाएगा Ba2+ में, और सबसे पहले उस सॉल्ट को तोड़ लिया करिए। और अगर मोलर कंडक्टिविटी लिखनी है ना, तो मोलर कंडक्टिविटी लिखते वक्त उसके जो स्टोइकोमेट्रिक यानी कि नंबर ऑफ मोल्स हैं उनको लिखा करिए, 2 है नंबर, ये है, इसको लिखा करिए। सो दिस इज योर लैम्डा, ये लैम्डा आपका Ba2+ का है और ये 0 पर है, और ये आपका 2 है, 2 जो बाहर आएगा, और ये लैम्डा आपका Cl- का है और ये 0 पर है। ठीक है, ये आपकी मोल। अगर इसी चीज को आप याद रखिएगा, अगर इसी को आपको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के टर्म में लिखना है और इसकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आपको लिखनी है, तो यहाँ पे एक तरीका अलग होता है बेटा। इसका तरीका ये होता है कि आप उसकी फिर मोल्स पे ध्यान मत दीजिए कि कितने मोल्स टूटे हैं, फिर उसके चार्जेस पे ध्यान दीजिए। जो चार्जेस होंगे वो नीचे आएंगे, डिवीजन में आएंगे। जैसे यहाँ ये चार्ज है 2, तो ये चार्ज ऐसे 1/2 आएगा, और ये आपका लैम्डा Ba2+ और प्लस 2 पे ध्यान मत दीजिए, फिर आप ये आएगा 0 0 और ये Cl-। अगर आप ऐसे लिखते हो, क्योंकि आप चार्जेस का 1 है तो 1/1 होगा, अगर चार्जेस का 2 है तो 1/2 होगा। तो ये तरीका होगा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को लिखने का, और ये तरीका होगा मोलर कंडक्टिविटी को लिखने का। ये जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आ रही है ये 0 कॉन्सेंट्रेशन पर यानी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे आ रही है। जो मोलर कंडक्टिविटी आ रही है ये भी 0 कॉन्सेंट्रेशन और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे आ रही है। अंडरस्टैंड? एक और एग्जांपल हम इसके लिए लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको लिखना हो Al2SO4 का होल थ्राइस के लिए। अब आपको Al2SO4 के होल थ्राइस के लिए मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी लिखनी है। तो अब इसको तोड़ लीजिए, तोड़ोगे आप तो ये आएगा Al3+ + 3SO4 2-, ये जाएगा। अब आप इसमें मोलर कंडक्टिविटी अगर आपको लिखनी है और 0 कॉन्सेंट्रेशन को लिखनी है, तो वो Al2SO4 का होल थ्राइस, that will be is equal to 2 into lambda Al3+ plus 3 into lambda SO4 2-, 0 कॉन्सेंट्रेशन पे ऐसे लिखा जाएगा। तो ये मोलर कंडक्टिविटी हो गई। अगर इसी की आपको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी लिखनी है ना, तो तब आपको इसके चार्जेस पे ध्यान देना पड़ेगा बेटा। इसका चार्ज कितना है, इसका +3, तो इसे 1/3 कर लीजिए और लैम्डा Al3+ कर लीजिए। इसका चार्ज कितना है 2, तो इस पे ध्यान मत दीजिए। अब वो मोलर कंडक्टिविटी लिखे तो चार्जेस पे ध्यान मत दीजिए, मोल्स पे ध्यान दीजिए। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी लिखे तो मोल्स पे ध्यान मत दीजिए, चार्जेस पे ध्यान दीजिए। It will be 1/2 and this will be lambda SO4 2- at 0 concentration। तो ये सब के सब जो है ना इनफाइनाइट डाइल्यूशन और 0 कॉन्सेंट्रेशन पर लिखे गए हैं। ठीक है, इनसे रिलेटेड बहुत सारी बातें और भी हैं। इनका इक्विलिब्रियम कैसे सेटअप होता है, उसमें कैसे ये इनका यूज़ करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, कैसे खोरोशला और मैंने बाकी चीज़ों को समझाया। इससे डिग्री ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे निकालते हैं, इसमें टाइट्रेशन, कंडक्टोमेरिक टाइट्रेशंस कैसे होते हैं और उसके क्या ग्राफ्स होते हैं, इनमें ट्रांसपोर्ट नंबर क्या होता है, ट्रांसपोर्ट नंबर के साथ हम कैसे चीज़ों को कन्वर्ट कर सकते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं बेटा यहाँ पर। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अब हम इन क्वेश्चंस को देख सकते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन हमें, एक तो हमने खोरोश लॉ को पढ़ लिया, दूसरा हमने मेन इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस को पढ़ लिया, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को पढ़ लिया। तो ज़्यादातर चीज़ें हमने इसमें पढ़ ली हैं। इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन हमारे सामने होंगे, तो हम इनको बहुत ही आसानी से कर लेंगे। क्वेश्चंस और कंडक्टिविटी को लोगों को लगता है ऐसा जैसे कि कोई बहुत बड़ा काम है, पर ऐसा कोई बहुत ज़बरदस्त काम है नहीं है। बहुत ही ठीक काम है, बहुत ही अच्छा काम है।
अभी ट्रांसपोर्ट नंबर उन सब का डिस्कशन करेंगे, पहले हम लोग क्वेश्चन को देख लें, एक एक क्वेश्चन करके करते हैं, उसका सोल्यूशन को देखते हैं। क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं व्हाइट से, उसके सोल्यूशन को येलो से लिख लेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल AIEEE, पहली बात तो ये कब का है इसको मैं बता दूं, AIEEE 2006। अच्छा क्वेश्चन है, नीट में आने के बहुत चांसेस है, अभी दोबारा से नीट में जेई में भी आ सकता है। रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल filled with a solution of an electrolyte of concentration 0.1 m is 100 ohm. The conductivity of the solution is (1.29). Resistance of the same cell when filled with of same cell when filled with 0.2 m of the same solution is 520 ohm. The molar conductivity of (0.02 m solution of electrolyte will be, फर्स्ट ऑप्शन है 124, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, वो तो निकल ही आएगा। अब आप बस इस क्वेश्चन को समझिए, कितना बड़ा क्वेश्चन है, पूरा बॉडी फिल हो गया यार। लेट्स डू दिस क्वेश्चन, चलिए करिए जरा।
resistance of a conductivity of a cell filled with a solution of electrolyte solution is 0.1 m is 100 ohm. ठीक, 0.1 m से उसका जो रेजिस्टेंस है वो 100 ओम है। ठीक है, R की वैल्यू ये आ गई। ठीक है भाई, द कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.2 ओम। देखो कंडक्टिविटी इज इक्वल टू क्या था, 1/r इंटू L/A, यही तो था। ठीक है, सेल तो हमारा वही है, तो हम कंडक्टिविटी की वैल्यू रखेंगे और उसके बाद हम रेजिस्टेंस की वैल्यू रखेंगे, तो इससे हमें निकल आएगा L/A। ये L/A हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो मैं हिंट दे रहा हूं आपको, L/A आपने निकाल लिया। रेजिस्टेंस ऑफ सेल व्हेन फिल्ड विद 0.2 m ऑफ सॉल्यूशन इज 520 ओम। इसके बाद ये 520 ओम इसका आ गया। L/A आपने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया। मान लीजिए L/A आपका लगभग आएगा 129, ये आपको 129 आएगा, सपोज करिए L/A। अब आप क्या करोगे, आप दोबारा से जब आप इसका रेजिस्टेंस बदल रहे हो तो कंडक्टिविटी ऑब्वियसली आपकी बदलेगी। तो देखो ना L/A, अब आप यहाँ से आपने क्या किया, L/A की वैल्यू रख दी और ये आपको ओम कितना आया, दोबारा से ओम आया है 520, ये 520 आया है और ये आपको 129 आया है। इस तरह से आपकी ये कंडक्टिविटी आ गई। द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.02 m ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विल बी, देखो कंसंट्रेशन दिया हुआ है 0.02 m। मोलर कंडक्टिविटी पूछी गई है। मोलर कंडक्टिविटी का मैंने अभी भी फॉर्मूला आपको बताया था कि दिस इज कप्पा इंटू 1000/m। कप्पा आपने जो यहाँ से निकाला वो रख दीजिए, यानी 520 इंटू 129 और ये 1000, और m की वैल्यू कितनी थी, कितने की पूछी गई है, 0.02 की, 0.02 की वैल्यू पूछी गई है। इस तरह से इस पूरे को आप जब कैलकुलेट कर लोगे ना, तो आपकी जो मोलर कंडक्टिविटी होगी वो आपकी आ जाएगी, और ये आंसर आएगा लगभग 12.4 इंटू 10⁻⁻⁴। आप पूरा एक बार कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, बिल्कुल यही प्रोसीजर होगा। फिर से समझ लीजिए, क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं। देखिए, एक रेजिस्टेंस है ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल फिल्ड विद अ सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑफ कंसंट्रेशन 0.1 m इज 100 ओम। 100 ओम है, तो एक इलेक्ट्रोलाइट का जो कंडक्टिविटी सेल है उस जिसकी कंसंट्रेशन 0.1 m है, उसमें उसका रो, उसमें R जो है वो 100 ओम है। उसी कंडक्टिविटी सेल में जो उसकी कंडक्टिविटी है उस सेल की वो 1.29 है। ओके, तो इससे क्या होगा कि उस सेल का सेल कांस्टेंट निकल आएगा, क्योंकि जब एक बार सेल कांस्टेंट निकाल लोगे ना तभी तो अगले वाले के लिए यूज कर पाओगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि रेजिस्टेंस ऑफ एन सेल फिल्ड विद 0.m। अब देखिए हमने कॉन्सेंट्रेशन को बदल दिया कि अगर 0.1 m था तो रेजिस्टेंस 100 ओम था। ऑब्वियसली रेजिस्टेंस कॉन्सेंट्रेशन पे भी मायने रखेगा, और फिर जब यहाँ से कॉन्सेंट्रेशन आपकी डबल हो गई तो रेजिस्टेंस आपका 520 ओम हो गया। तो जब रेजिस्टेंस आपका 520 ओम हो गया था तो उस वक्त उसकी कंडक्टिविटी भी उस सेल की बदली होगी, क्योंकि जब रेजिस्टेंस बदलेगा तो कंडक्टिविटी बदलेगी, रेजिस्टेंस बढ़ेगा कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंडक्टिविटी भी वहां पे कम हुई होगी। जब कंडक्टिविटी कम हुई होगी तो कप्पा, फिर आप दोबारा निकलोगे। देखो इससे आपने सेल कांस्टेंट निकाल लिया, और दोबारा जब ये रेजिस्टेंस बदला था तो रेजिस्टेंस के बदलने से जो न्यू कंडक्टिविटी आई थी, पहले की कंडक्टिविटी तो देखिए जब उसका रेजिस्टेंस 100 ओम था, कॉन्सेंट्रेशन 0.1 m था, उस वक्त तो उसकी जो कंडक्टिविटी थी 1.29 थी। उसके बाद जब आपने इसको सॉल्व किया और यहां से जब कंडक्टिविटी आपने निकाली तो ये आ गई 1/520 इंटू 129, ये तो और भी कम हो गई। ठीक, तो यहां से आपने कंडक्टिविटी निकाली। फिर उसने क्या पूछा, उसने सिर्फ कंडक्टिविटी ऑफ आफ्टर दैट सेल नहीं पूछा है, बल्कि उसने पूछा है कि उसने पूछा है कि फिल्ड विद 0.2 m ऑफ सॉल्यूशन इज, ठीक है, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.02 m सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ। तो आपसे पूछा गया मोलर कंडक्टिविटी के बारे में। मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला आपको पता ही है, पता है आपको ये फॉर्मूला कि आप कप्पा इज इक्वल टू 1/r l इंटू ए, l अपॉन ए की वैल्यू को रख देंगे, और यहाँ पे जब ये वैल्यू रख देंगे तो इट विल बी 129। ठीक है, ये 129 हो गया, और ये आपका 1/r की वैल्यू हो गई। यहाँ से आपने इसको निकाला और कॉन्सेंट्रेशन का यूज किया और मोलर कंडक्टिविटी के फॉर्मूले को लगाया। मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। ऑप्शन आपको
डी ऑप्शन करके मिल जाना चाहिए। नीट में आए हुए क्वेश्चंस का भी डिस्कशन करेंगे। पहले एक क्वेश्चन हम और बिल्कुल इसी तरीके का सेम क्वेश्चन देखिए 8 साल बाद फिर आया। जेईई मेन 2014 में फिर से एक क्वेश्चन इसी पैटर्न पे आया और इस पैटर्न पे क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं। आप भी इस पैटर्न का क्वेश्चन को फॉलो करिएगा बेटा। ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे फायदे को बहुत अच्छे से ऑप्शन में मतलब आपके लिए मुझे लगता है बहुत अच्छा ऑप्शन बनेगा। क्वेश्चन आने का मुझे लगता है पैटर्न ये बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें भी कुछ इसी तरह का है कि रेजिस्टेंस 0.2 एम सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का 50 ओम है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को स्पेसिफिक कंडक्टेंस कह दो, यानी उसी को तो कंडक्टिविटी कहा था तुमने। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस कुछ और नहीं कंडक्टिविटी है, कप्पा है। ऑफ अ सॉल्यूशन इज 1.4। द रेजिस्टेंस ऑफ 0.5 एम सोल्यूशन ऑफ द सेम इलेक्ट्रोलाइट इज 280 ओम। उसके बाद रेजिस्टेंस बदल गया तो कंडक्टिविटी बदल जाएगी। फिर कंडक्टिविटी निकाल ली हमने। द मोलर कंडक्टिविटी पूछनी थी उन्होंने। बिल्कुल सेम पैटर्न है बेटा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, डिट्टो क्वेश्चन है, डिट्टो कॉन्सेप्ट है। देखो इस क्वेश्चन के अंदर जो जेईई मेन 2014 में सेम कॉन्सेप्ट फिर से पूछा गया है। जैसे ये क्वेश्चन था ऐसे ही बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। इसमें भी ये दिया है कि पहले एक सेल था आपका, एक सेल पहले था, उस सेल की कंडक्टिविटी दी है और उसमें जो कॉन्सेंट्रेशन थी वो कॉन्सेंट्रेशन 0.2 एम थी। ठीक, 0.2 एम कॉन्सेंट्रेशन थी, उसकी कप्पा दी है और उसका कप्पा दिया हुआ है 1.4। इसी सेल में याद रखिएगा कोई नया सेल नहीं लाया गया है। फिर इसी सेल में कॉन्सेंट्रेशन को बदल दिया गया। तो जब कॉन्सेंट्रेशन यहां पर उस समय इसका रेजिस्टेंस था जो दिया गया 50 ओम और फिर इसका कॉन्सेंट्रेशन बदल दिया गया और इसका कॉन्सेंट्रेशन कर दिया गया 0.5 एम। यानी कि जब इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दोगे ना तो ऑब्वियसली कि जो रो होगा यानी कि जो रेजिस्टेंस होगा वो तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। भाई जब जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन आप बढ़ाओगे उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस बढ़ेगा। जितना गाढ़ा सोल्यूशन होगा उतना ही ज्यादा तो टक्करें होंगी आयंस की, जितनी ज्यादा आयंस की टक्करें होंगी उतना ज्यादा आपका रेजिस्टेंस डेवलप होगा। तो उस समय यहाँ इसकी तरह देखिए, इसकी अब कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, अब कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, आपने कंडक्टिविटी निकाल लोगे। फिर उन्होंने किसी अगली कॉन्सेंट्रेशन पे पूछा है कि उस कॉन्सेंट्रेशन पे मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी। तो पहले एक काम करो, सेल वही था, सेल अब भी वही है, बस खाली कॉन्सेंट्रेशन बदली हमने। सेल कब किससे डिसाइड होता है? सेल डिसाइड होता है इलेक्ट्रोड के प्लेट एरिया से और साथ में इलेक्ट्रोड्स के बीच की डिस्टेंस से। वो तो सेम ही है ना, सेल तो सेम ही है। हम कोई नया सेल तो लेकर नहीं आ रहा है जिसके प्लेट एरिया अलग हो, जिसका इलेक्ट्रोड अलग हो, उसके बीच की डिस्टेंस अलग हो, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो पहले वाले का यूज करते हुए हम यहां से L/A निकाल लेंगे। तो यहां से हमने L/A निकाल लिया, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, हमने L/A यहां से निकाल लिया। इस L/A का यूज करते हुए हम नया कप्पा निकाल लेंगे। यहाँ के लिए R भी दिया है और पुराना वाला L/A भी है। ये वाला R डैश है जो कि ये वैल्यू दी गई है, यहाँ हमने निकाल लिया। तो नया वाला कप्पा निकाल लिया K1 डैश। ठीक, कंडक्टिविटी ऑब्वियसली कम होगी तो कप्पा नया वाला आ गया। जब कप्पा नया वाला आ गया और उसने बात की थी मोलर कंडक्टिविटी की, तो मोलर कंडक्टिविटी में नया वाला कप्पा और जो भी जिस कॉन्सेंट्रेशन पर भी वो कंडक्टिविटी पूछना चाहता था मोलर कंडक्टिविटी, वो वैल्यू यहाँ रख दो। उसने क्वेश्चन में दिया कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.5 एम सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि जो नया कॉन्सेंट्रेशन हमने लिया है उस पे हमें मोलर कंडक्टिविटी बताओ। बस याद रखिएगा इन्होंने उसी कॉन्सेंट्रेशन पे पूछ लिया है, जबकि इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में यानी जो इससे पहला वाला क्वेश्चन था उसमें बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन ही अलग कर दी थी। पर कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस कॉन्सेंट्रेशन पे पूछी गई है ना मोलर कंडक्टिविटी उसी पे निकालिए आप। समझ गए? खोरोश लॉ पे एक क्वेश्चन आया है, मोलर कंडक्टिविटी इज एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इन वाटर 91 और 426 दी गई है। कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी
द एडिशनल वैल्यू रिक्वायर्ड, किसकी एडिशनल वैल्यू रिक्वायर्ड होगी? ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आया है AEEE 06 में। एक क्वेश्चन है बेटा, इसमें कहा गया है, आप जरा ध्यान से देखिएगा इसे, द मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन NaOAC, तो एक तरीके से ये CH3COONA है, ये है CH3COONA, और ये वैल्यू दी गई है हमारी, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दिस वैल्यू इज गिवन इज 91, और ये मोलर कंडक्टिविटी आपकी दी गई है HCl की 426.2। कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायरेक्शन ऑफ CH3COOH, आपको इसका निकालना है। ऑप्शन में दिया कि किसकी वैल्यू रिक्वायर्ड होगी, तो हम ये बताइए मुझे, इसकी अगर आपको निकालनी है तो इसकी निकालने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा? इसमें इसके निकालने के ऊपर लैम्डा चाहिए होगा CH3CO माइनस का, और लैम्डा चाहिए होगा H प्लस का। ठीक, अब जो गिवन है उनसे क्या क्या मिल रहा है हमें, ये देखो, जो गिवन है उनसे क्या मिल रहा है, लेट्स सी। जो गिवन है उनसे क्या क्या मिल रहा है, जो गिवन, जैसे ये वाला गिवन है, इससे क्या मिला, इसी वाला गिवन है, इससे क्या मिला, ये वाले से मिला CH3CO माइनस, इससे क्या मिला, इससे मिला H प्लस, अच्छा ये बताओ, अगर तुम इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये वैल्यू तो दोनों आपको मिल ही जाएंगी, एक्स्ट्रा ये वैल्यूज आएंगी, तो एक्स्ट्रा ये वैल्यूज आएंगी। तो अगर कहीं मुझे इनके लिए ये दिया गया होता NaCl, तो मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर देता और फाइनली मुझे ये मिल जाता। इसका मतलब अगर मेरे पास ये होता ना, तो मैं क्या करता, फिर तो मैं ये करता कि भाई इसको और इसको जोड़ता, देखो इसका मतलब मेरे पास कमी किसकी है, कमी है मेरे पास इसकी। अगर मैं ऐसा कर देता तो मेरा आराम से मुझे ये मिल जाता। तो उन्होंने कहा है कि कौन मिसिंग है जिसकी वजह से हमें ये नहीं मिल रहा है, तो आंसर इज डी। पहले ऑप्शन उन्होंने दिया है कैप ऑफ H2O, दूसरे ऑप्शन में दिया है कैप ऑफ KCl, तीसरे ऑप्शन में दिया है NaOH, और चौथे ऑप्शन में दिया है NaCl। तो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए राइट आंसर है NaCl बेटा, कि NaCl अगर होता तो हमारा काम बन गया होता। ठीक है ना। नीट के अंदर क्वेश्चन इस पे कैसे पूछे गए हैं, इनको थोड़ा सा हम लोग अभी डिस्कस कर लेंगे। एक क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरीके का मेरे सामने और है, जिसको हम कर सकते हैं बहुत ही इजीली, और आप आसानी से करेंगे। मैं आपको जिम्मेदारी दे रहा हूं इस चीज की कि अभी आप तुरंत करके दिखाएंगे। And that is basically limiting molar conductivities for NaCl, KBr and KCl. Limiting molar conductivities for NaCl, KSBr and KCl
NaCl, KBr and KCl are 126, 152, 150. The cap of NaBr, हमें ये निकालना था, इसको निकालना है बेटा। जरा दिमाग लगाओ क्या हो सकता है, सोचिए। बहुत ही इजी है, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत ही आराम से आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को। सोचिए जरा। बहुत ही आसान से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। कर लिया होगा अभी तक तो। आपको चाहिए NaBr, NaBr चाहिए आपको, यानी कि अगर आप पहले और दूसरे को ऐड कर लें और तीसरे को सब्ट्रैक्ट कर दें। देखिए पहले और दूसरे से आपको मिलेगा Na और Cl और दूसरे से मिलेगा K और Br। देखिए जरा ध्यान से, मैं इसको बता दूं आपको। फर्स्ट और सेकंड को आप ऐड कर लें और थर्ड वन को सब्ट्रैक्ट कर दें। जो फर्स्ट और सेकंड है आपका, ये आपका आ गया 126 प्लस 152 150, आंसर आ गया 128। देखिए ना, ये और ये आपके ऐड हो जाएंगे, ये एक्स्ट्रा आएगा, ये KCl ये इससे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, बस कहानी खत्म हो जाएगी, NaBr आपको मिल जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके मिलेंगे खोरोश लॉ पर। खोरोश लॉ पे क्वेश्चन, इसी तरह के क्वेश्चंस और भी आए हैं। 07 में भी एक क्वेश्चन आया, लेकिन मैं आपके लिए नीट के क्वेश्चंस का कलेक्शन देना चाहता हूं। अभी मैं नीट के क्वेश्चंस का कलेक्शन आपको देता हूं, जिससे कि आपको ये कॉन्फिडेंस आए। देखिए नीट के क्वेश्चंस के पेपर देखिए जरा, नीट के क्वेश्चंस हो। अभी तक हमने जेई के क्वेश्चन देखे, कंडक्टिविटी पे बहुत कुछ है बेटा, लेकिन कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के बाद मैं इसके कुछ और स्पेशल पॉइंट्स का डिस्कशन करूंगा। ज्यादातर क्वेश्चन जिस तरह के हैं उनको हम जरूर देखेंगे। पेपर आप लोग सब लोग अपने पास रखिए, जिन पेपर्स के डिस्कशन, क्योंकि नीट के और जेई के पेपर्स ये तो आपको रखने हैं हर सूरत में, ठीक है। देखिए कंडक्टेंस एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन, नीट 2021 में क्वेश्चन क्या आया है इसको मैं देखता हूं जरा, हम लोग इसको देखते हैं अच्छे से। नीट 2021 में क्या आया है क्वेश्चन। नीट 2021 में क्वेश्चन आया है कि मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaCl, HCl एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन पे हैं। देखिए अभी ये क्वेश्चन तो हम लोग किया ही है, बहुत ही इजी क्वेश्चन आया, देखिए तुरंत आप कर लेंगे। दिया है मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaCl, मोलर कंडक्टेंस ऑफ HCl
मैं उसको लैंग्वेज में ना लिखकर जो गिवन इंफॉर्मेशन है उस तरीके से लिख दे रहा हूँ। ये हो गया। और 126.45, 426.16, 91 ये दिया हुआ है। द मोलर कंडक्टेंस ऑफ CH3COH, द मोलर कंडक्टेंस ऑफ CH3COH, ये आपको इस पे ज्यादा सोचना पड़ेगा। अभी तो आप इसी तरह का क्वेश्चन कर रहे थे, कर लीजिए। 1 मिनट में पेन भी चार्ज हो जाएगा और आप इसे तब तक कर लेंगे। 2021 का क्वेश्चन है बेटा, तो इसका मतलब क्या हुआ, कंडक्टेंस का तो आपका क्वेश्चन पक्का हो गया भाई। तो कंडक्टेंस का क्वेश्चन तो आपका पक्का हो गया। चलिए, मुझे लगता है बहुत ही आसानी से क्वेश्चन कर लेंगे। देखिए जरा ध्यान से, हमें चाहिए था CH3COH, क्यों ना हम थर्ड और सेकंड को ऐड कर ले और फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हमारा काम हमें होते हुए दिखाई दे रहा है। हमारा काम हमें होते हुए तब दिखाई दे रहा है जब ऐसा है। ओह माय गॉड, नीट में तो 2 क्वेश्चन आ गए। एक तो अभी आपने क्वेश्चन देखा और दूसरा एक अभी और जबरदस्त क्वेश्चन मैंने देखा। अगेन 2 क्वेश्चंस फ्रॉम द सेम कंडक्टेंस। ओह माय गॉड, कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है। द मोलर कंडक्टिविटी, और बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है दूसरा वाला। व्हाट इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड? पहले आप इस क्वेश्चन को करिए, उसके बाद उस क्वेश्चन को करते हैं। बहुत ही डिसोसिएशन कांस्टेंट का डिस्कशन चाहिए, इसी बहाने हो जाएगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और वो सब मैं अभी सोच रहा था कि करूंगा, लेकिन अब जल्दी ही कर देता हूं, है ना। देखिए क्वेश्चन एक नहीं 2 क्वेश्चंस हैं फ्रॉम 2021 में। ये 2 क्वेश्चंस आपके सामने हैं। आप मुझे बताइए, अगर आप इफ यू वांट टू कैलकुलेट दिस थिंग, तो आप क्या करोगे? आप एक काम करो ना, इन दोनों को ऐड कर लो और इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। इसका मतलब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, कैप नॉट CH3CONA प्लस कैप ऑफ HCl माइनस कैप ऑफ NaCl। ऐसे कर लो, देखो इन दोनों को ऐड करोगे ना तो ये H आ जाएगा और ये NaCl एक्स्ट्रा आएगा, इसे सब्ट्रैक्ट कर देना। बहुत ही इजी है बेटा। तो 426 प्लस 91 माइनस 126.45 आंसर आ जाएगा आपके पास। मुझे लगता है बहुत ही इजी हो गया क्वेश्चन, बहुत ही इजी हो गया। आंसर आपके पास बहुत आसानी से आ जाएगा, आंसर आपके पास बहुत ही आसानी से आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें आता है, नीट 2021 में एक और क्वेश्चन आ जाता है, एंड दैट इज बेसिकली द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.007 एसिटिक एसिड। लिखा है द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.007 m एसिटिक एसिड इज, अभी मैं इसका कॉन्सेप्ट आपको दूंगा। Siemens सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, अगर वो यूनिट से आप ध्यान मत दो उस पर। What is the dissociation constant of acetic acid? What is
the dissociation constant एसिटिक एसिड, यहाँ पे दिया हुआ है H+ दिया हुआ है 350, और ये दिया हुआ है आपको सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कैसे निकलता है ये। देखिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए ये तरीका होता है उसका। अगर मोलर कंडक्टिविटी के टर्म में देखना है तो ऐसे होता है, और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के टर्म में देखना है तो ये भी तब भी ऐसे ही होता है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन और जीरो कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पे जो दिया गया है वो मोलर कंडक्टिविटी, जो ये दिया गया है ना मोलर कंडक्टिविटी, ये वाली वो किसी कॉन्सेंट्रेशन पे दी गई ना, इसका मतलब ये वाला दिया गया है। यहाँ पे जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो गिवन इंफॉर्मेशन इस तरीके से है, ठीक है। चलिए बस बेटा इसके बाद अभी डिस्कस करते हैं।